हेलो दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये इंटरनेशनल टैक्स का लेक्चर नंबर शायद 7 है, चेक कर लेना एक बार। कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने अभी तक जो करा वो था डायरेक्ट टैक्स, सॉरी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना, DTAA। और हमने सेक्शन नंबर 90, 90A, 91 इन सब चीजों के बारे में चर्चा की। अब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं अभी, मतलब इंपॉर्टेंट तो ये सभी था, प्रैक्टिकल के अंदर ये इस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और अब जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल टैक्स के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ये ट्रांसफर प्राइसिंग को समझने से पहले समझने की जरूरत है कुछ थियोरेटिकल टॉपिक। ध्यान से सुनना। सबसे पहले, सर ये टैक्स हेवन क्या होता है? क्या टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन, आपको पता है दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों ने कह दिया है कि आप हमें टैक्स मत दो। बताओ, वन ऑफ द कंट्री ऐसी बता दो जो कहती है कि टैक्स मत दो। दुबई, है ना, दुबई नहीं, स्विट्जरलैंड। कुछ ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि आप हमें टैक्स मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिजनेस करो, कमाओ यहां पर, बट आप टैक्स मत दो। तो कुछ देश हैं जो टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाई जाती हैं। ठीक है, आओ मैं आपको गूगल पे लाइव देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन कंट्रीज, ये देखो, इस वक्त टैक्स हेवन कंट्रीज में इन कंट्रीज का नाम है, क्या नाम है? केमन आइलैंड्स, लग्जमबर्ग, बर्मुडा, मॉरिशस, माल्टा, बहामस, जर्सी। ठीक है, इसके बाद समोआ, सिप्रस। आप लोग देख पा रहे हो, ये वो देश हैं जो, मतलब हम कह सकते हैं टैक्स हेवन है। वैसे तो टैक्स हेवन में दुबई का नाम भी आता था, पहले तो आता था, बट अभी रिसेंटली इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इनफैक्ट स्विट्जरलैंड भी मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, बट कुछ छोटे छोटे देश दिख रहे हैं मुझे, छोटे छोटे देश दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे देश है ना, इन देशों को टैक्स हेवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देश कहता है कि आप हमें इंडिया में, मतलब आप लोग जो भी यहां पे कमाते हो, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सारे केमन आइलैंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमन आइलैंड्स तो कॉमनली टैक्स हेवन कंट्री है। बर्मुडा, ये भी एक टैक्स हेवन कंट्री है। ठीक है, तो द पॉइंट इज, लोग अपना पैसा इन छोटे देशों की तरफ भेजते हैं, और छोटे देशों की तरफ पैसा देने पर कैश, ब्लैक मनी, ताकि वहां पर जो वो अर्निंग करें उस कैश से, उस ब्लैक मनी से, उनको उस देश में टैक्स ना देना पड़े, और उनका पैसा व्हाइट में कन्वर्ट भी हो गया। अब उस देश के अंदर इन्वेस्ट करें, या वो पैसा व्हाइट बनाने के बाद, व्हाइट बन गया ना, टैक्स नहीं दिया तो व्हाइट बन गया, अब उसके बाद वो इंडिया में ट्रांसफर करें या कहीं भी ट्रांसफर करें, तो टैक्स हेवन कंट्री बन गई, और टैक्स हेवन का आपने फायदा उठाया। समझ गए? ऐसे ही कुछ हम इसी से कनेक्टेड कुछ बातें समझना चाह रहे हैं। आओ जरा देखें। कह रहा है मेनी फिजिकली सॉवरेन टेरिटरीज, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ टेरिटरीज का नाम लिया, एंड कंट्रीज यूज टैक्स एंड नॉन टैक्स इंसेंटिव टू अट्रैक्ट एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल एंड अदर सर्विस सेक्टर्स। क्यों ऐसे देश क्यों चाहते हैं? ताकि उनके वहां पर इनकम बढ़ जाए, उस टेरिटरीज में कुछ एक्टिविटीज होनी स्टार्ट हो जाए। दीज टेरिटरीज एंड कंट्रीज ऑफर द फॉरेन इन्वेस्टर एन एनवायरमेंट with a no or only nominal taxation, which is usually coupled with a reduction in regularity or administrative constraints. The activity is usually not subject to information exchange because, for example, of strict bank secrecy provisions. ये लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते हैं अपने देश के अंदर। जो भी पैसा, मतलब इस देश के अंदर, मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी इकट्ठी हो जाए तो आप केमैन आइलैंड्स, लग्जमबर्ग, बर्मुडा, इन देशों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, कैश। और ये देश अपने रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कि हम लोग किसी भी देश के साथ अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे।
तो बहुत सारे लोग कैश यहीं पर डिपॉजिट करते होंगे, यानी मुकेश अंबानी वगैरह। ये पहले स्विस अकाउंट होता था, स्विट्जरलैंड, बट स्विट्जरलैंड का नाम इसलिए नहीं है, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड ने भी कोई रिसेंटली जरूर टैक्स स्टार्ट कर दिया होगा, जिस वजह से टैक्स हेवन कंट्रीज में अब इनका नाम नहीं आ रहा। और इनफैक्ट अभी मैं देख पा रहा हूं दुबई का भी नहीं आ रहा, हालांकि वो भी था, बट रिसेंटली कुछ उसमें भी कोई टैक्सेशन आई होंगी। द पॉइंट इज, इनके स्ट्रिक्ट बैंक सीक्रेसी प्रोविजंस की वजह से ये लोग दूसरे देशों के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। दीज जुरिस्डिक्शन आल्सो नोन एज टैक्स हेवन्स। इन अदर वर्ड्स, एनी कंट्री विच मॉडिफाइज इट्स टैक्स लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। क्या चाहते हैं वो लोग? फॉरेन लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें, could be a considered a tax haven. Here the central feature of tax haven is that its law and the other measures can be used to evade or avoid tax laws or regulations of other jurisdiction. A tax law is a state or a country or a territory where income tax are levied at low rate or no tax at all is levied. कह रहा टैक्स हेवन एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है, ऐसी टेरिटरी है जहां पे इनकम टैक्स आर लेविड वेरी लो रेट पर टैक्स लगता है या फिर लगता ही नहीं। समझ गए बात? तो मैं कह सकता हूं टैक्स हेवन, अ टैक्स हेवन इज अ कंट्री और टेरिटरी where income tax are levied मतलब टैक्स लगाना at very low rate और no tax is levied। देखो मैं पढ़ तो सभी कुछ रहा हूं आपके सामने स्टडी मैट में, बट नोट में कुछ चीजें करवा रहा हूं। आप लोग ये मत सोचो कि स्टडी मैट में से लिखवा रहा हूं, हाँ ठीक है स्टडी मैट में से लिखवा रहा हूं, क्योंकि स्टडी मैट वाली लैंग्वेज काम तो आनी है। अब कौन सा टॉपिक में क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हो। टैक्स हेवन के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो टैक्स हेवन एक कंट्री है, एक टेरिटरी है वेयर इनकम टैक्स आर लेविड एट अ वेरी लो रेट और नो टैक्सेस लेविड। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, अभी हमने लाइव एग्जांपल देख लिए। केमन आइलैंड्स, बर्मुडा, मॉरिशस, एटसेट्रा। तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो क्या है, टैक्स हेवन कंट्रीज है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उनका पर्पस क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। क्या करने की कोशिश करते हैं? दीज कंट्रीज ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, आप चाहते हो फॉरेन देश, दूसरी कंट्रीज आपके ऊपर कैपिटल दें। इज दैट क्लियर? आपको पैसा दें, आपको पैसा डालें और आप उसको क्या करो, इन्वेस्ट करो बिजनेसेस के अंदर, मतलब आपका फायदा होगा। पैसा आना चाहिए ना देश के अंदर, चाहे वो कैसे भी आए। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ टैक्स कॉम्पिटिशन अमंग द गवर्नमेंट्स थ्रू टैक्स हेवन कंट्रीज। अब इंडिया के बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि अपना पैसा ऐसे देशों में डिपॉजिट करा देते होंगे, जिस वजह से क्या होगा कि इन देशों को तो फायदा हो गया कि कैपिटल आ गया, और इंडिया जैसी गवर्नमेंट को जिस पे टैक्स मिलना चाहिए था वो उसको टैक्स नहीं मिला, तो टैक्स अवॉइड करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये कंपटीशन इंक्रीज करता है टैक्स हेवन कंट्रीज के साथ। सम हेवन हैव बीन बिकम, ये अब कुछ हेवन्स लिख दिए, ठीक है, जो हेवन्स टैक्स हेवन्स हैव बिकम फेलियर लाइक बेरूट, Tangiers, Liberia, etc. Different jurisdiction tend to be heaven for different type of taxes and for different categories of people and for companies. ठीक है,
अब यूएसए के अंदर ये कुछ एरियाज हैं जो टैक्स हेवन है, यूरोप में ये कुछ देश, ये कुछ एरियाज हैं जो टैक्स हेवन है, एशिया के अंदर मॉरिशियस, सिंगापुर, दुबई, मैंने आपको उधर दुबई का नाम लिखा, देखो लिखा है ना, अफ्रीका में केप टाउन और नैरोबी, तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि टैक्स हेवन एरियाज हैं, तो यहां पर कमाने पर आपको टैक्स नहीं देना। ओके, 4 की फैक्टर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ जुरिसडिक्शन इज अ टैक्स हेवन। आपको यह देखना है कि वो जो देश है या वो जो टेरिटरी है, जिस टेरिटरी में आप पैसा अर्न कर रहे हो, उस टेरिटरी में आपका वो टैक्स हेवन टेरिटरी है या नहीं, उसके लिए क्या लिखा है, 4 की फैक्टर्स। क्या लिख रहा है, 4 की फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर अ jurisdiction यानी वो जो टेरिटरी है इज अ टैक्स हेवन। वो 4 की फैक्टर्स क्या है दोस्तों? पहला की फैक्टर क्या है? पहला, नो और नॉमिनल टैक्स। नो और नॉमिनल टैक्स, या तो टैक्स है ही नहीं या है तो बहुत कम है। नंबर 2, नो ट्रांसपेरेंसी, हम किसी को शेयर ही नहीं करते इंफॉर्मेशन, इस वजह से हमारी ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिमिलर पॉइंट है, नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम किसी भी देश के साथ अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते। नो प्रेजेंस, ये देखो, नो और नॉमिनल टैक्सेस का मतलब समझ में आया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स दैट देयर इज एन ओपन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉ। क्या ऐसा है? कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉ अमंग सिमिलरली सिचुएटेड टैक्सपेयर्स एंड दैट इंफॉर्मेशन नीडेड बाय टैक्स अथॉरिटी टू डिटरमाइन द टैक्सपेयर्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटी इज अवेलेबल। कह रहा है अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी in the operations of legislative, legal and administrative provisions is another factor used to identify the tax havens। कह रहा है ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट, जो वहां के देश की गवर्नमेंट है, वो कुछ भी डिसाइड करती रहती है और टैक्स को काटने की कोशिश करती है कि दूसरे देशों को फायदा ना हो। द OECD is concerned that the laws should be applied openly and consistently and that information need by foreign tax authorities to determine a taxpayer situation is available। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की लैकिंग है, क्योंकि चीजें कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉ नहीं है। मैं लिख सकता हूं, नो कंसिस्टेंसी ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉज। कंसिस्टेंसी नहीं है टैक्स लॉज की एप्लीकेशन पे। क्या मेरी बात समझ में आई? कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, देयरफॉर देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन वन कंट्री कैन मेक इट डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल फॉर अदर टैक्स अथॉरिटीज। दूसरे देशों की टैक्स अथॉरिटीज के लिए मुश्किल है टू अप्लाई देयर लॉज इफेक्टिवली, क्योंकि सीक्रेट रूल्स है, सीक्रेट रूलिंग्स बहुत है, सीक्रेट रूलिंग्स आर देयर जो किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती। किसी देश को नहीं पता कि क्या इनका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन ये दूसरे टैक्स अथॉरिटीज के साथ कभी भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करते। नो प्रेजेंस ऑफ एंटिटी, एंटिटी का या पर्सन का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, वो नहीं भी होगा फिर भी उसका वहां पे टैक्स बच रहा है। क्या मेरी बात समझ में? नो रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटैंशियल लोकल प्रेजेंस ऑफ द एंटिटी। The absence of the requirement that activity be substantial is important because it suggests that jurisdiction may be attempting to attract investment and transactions that are purely tax driven. It may also indicate that the country does not provide legal or commercial environment or offer any economic advantage that would attract substantive business activities in the absence of tax minimizing opportunities it provides. There is no substantial activities criteria which was included in 1998 report as a criterion for identifying the tax haven because
the lack of activities suggest that jurisdiction may be attempting to attract investments. तो ये बात समझ में आती है कि नहीं? मतलब एंटिटी का होना जरूरी नहीं है, लोकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है. तो पर्पस ऑफ टैक्स हेवन इज ओनली बिकॉज इन्वेस्टमेंट, कि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए उस देश को, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रहा है, वो आपका प्रेजेंस वहां पर जरूरी नहीं है. ये बात की क्लैरिफिकेशन देता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या मेथोडोलॉजी है, क्या मेथोडोलॉजी है which businesses follows through tax haven? क्या मेथोडोलॉजी है? मेरी बात समझ में आ रही है? विच बिजनेसेस फॉलो थ्रू टैक्स हेवेंस. टैक्स हेवेंस के थ्रू क्या उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या उनको मेथड्स फॉलो करते हैं वो बिजनेसेस टैक्स बचाने के लिए. पहला, पर्सनल रेसिडेंसी. वेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन have sought to relocate themselves in low tax jurisdiction. ये बात तो ठीक है. दूसरे देश के निवासी जिस देश में ज्यादा टैक्स लगता है, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे देश में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं जिस देश में टैक्स का जुरिसडिक्शन कम है, जो वेल्दीएस्ट है, वो लोग यही चाहेंगे. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेजिडेंट्स इन द प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन. In some cases, the low tax jurisdiction levy no or only very low income tax, capital gain tax, and inheritance tax. Individuals who are unable to return to a higher tax country in which they used to reside for more than a few days a year are sometimes referred as a tax exiles. तो दोस्तों, one of the method is personal residency. जो अमीर लोग होंगे ना, वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि वो टैक्स हेवन कंट्रीज में रहे, वेल्दी इंडिविजुअल्स, बट उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. मुकेश अंबानी को बोले कि तू केमन आइलैंड चले जा, वहां रह के रह, नहीं रहेगा वो. क्यों? उसको भाई साहब इंडिया में सब कुछ मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहां कहां मिलता है? वहां आपको गाड़ियां ही नहीं मिलेंगी, वहां पे इंपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी ऐसे इश्यूज आएंगे, बिजनेसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, सारा काम उसका इंडिया में है. तो वेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम high tax jurisdictions have sought to relocate themselves in low tax jurisdiction. In most of the countries in the world, residence is a primary basis of taxation. वो तो है ही है, हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ही तो टैक्स देते हैं. In most of the countries, residence is primary basis ऑफ टैक्सेशन. बोलो, टैक्सेशन का प्राइमरी बेसिस ही क्या है? रेजिडेंस. अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आप कहीं से भी कमाओ, टैक्स कहां देना पड़ेगा? इंडिया में. है या नहीं? तो ये सब चीजें आपने पढ़ी है ना. तो रेजिडेंस, इसलिए रेजिडेंस आप शिफ्ट ही अगर दूसरे देश में कर लोगे, इंडिया में रहोगे ही नहीं, तो आप इंडिया में टैक्स ही नहीं दोगे. तो पर्सनल रेजिडेंसी मैटर करती है. नंबर 2, एसेट होल्डिंग. कैसे एक बिजनेसेस अपने टैक्सेस को टैक्स हेवन कंट्रीज में हेल्प ले सकते हैं? एसेट होल्डिंग कह रहा है, एसेट होल्डिंग इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ ट्रस्ट ओनिंग अ कंपनी. द कंपनी और ट्रस्ट विल बी फॉर्म्ड इन अ वन टैक्स हेवन and will usually be administered and resident in another. The function is to hold assets which may consist of portfolio of investments under management, trading companies or groups, physical assets such as real estate or valuable chattels.
The essence of such arrangements is that by changing the ownership of the asset into entity which is not resident in the high tax jurisdiction, they cease to be a taxable in that jurisdiction. Often, भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बात करता हूं मुकेश अंबानी की, जो मुकेश अंबानी ने किया भी होगा। इंडिया एक हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन देश है, अच्छा खासा टैक्स लगता है इधर। और मान लेते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं रिलायंस का ही नाम ले लेता हूं। रिलायंस ने केमैन आइलैंड्स में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। क्या बनाई? इन्वेस्टमेंट कंपनी। पैसा डाला, कैश का सारा कैश इधर दे दिया और इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई। इसमें लग गए 1000 करोड़ रुपए का कैश, और उनके लिए वहां पे वाइट मनी है 1000 करोड़ रुपए। अब क्या किया उस कंपनी ने जो केमैन आइलैंड्स में लगी हुई है, वो इन्वेस्ट कर रही है कहां पर? रिलायंस में पैसा दे रही है। कैसे पैसा दे रही है? बैंक में पैसा डाल रही है, इन्वेस्ट कर रही है, शेयर्स खरीद रही है, शेयर्स, डिवेंचर्स। और पैसा क्या वो 1000 करोड़ दोबारा इधर ही आ गया? हाँ। और वो क्या लीगल है? बिल्कुल लीगल है। वाइट है? बिल्कुल वाइट है। क्या गवर्नमेंट टैक्स ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। समझ रहे हो? तो केमैन आइलैंड्स में जो कंपनीज हैं, वो वहां पर अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रही है? रिलायंस के अंदर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। और अब क्या होगा अगर कल को रिलायंस के ये शेयर बेच भी देगी, ठीक है, मान लो इसने 1500 करोड़ के रिलायंस के शेयर बेच दिए, तो ये देश तो इससे टैक्स लेगा नहीं, नो टैक्स। बोलो हाँ या ना? ये देश तो इससे टैक्स लेगा नहीं, क्योंकि ये तो टैक्स लेते ही नहीं ना। बट रिलायंस क्योंकि इंडिया में है, तो इंडिया में शेयर है, तो इस देश में टैक्स जरूर लगेगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, 2020 के बाद से ना इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर यह पॉइंट डाला गया कि अगर आपका इंडियन कंपनी में शेयर होल्डिंग है, आप कहीं पर भी बेचो, आपका टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में। वोडाफोन के साथ भी यही हुआ था। अगर हम वोडाफोन कंपनी की बात करें, तो वोडाफोन कंपनी के साथ पहला क्या हुआ था? हच कंपनी, एक हच कंपनी थी जो कि इंडिया में थी, और उस कंपनी को वोडाफोन ने क्या करा हुआ था? खरीदा हुआ था, परचेज किए हुए थे शेयर्स वोडाफोन में, ठीक है। वोडाफोन के अंदर कुछ केमन आइलैंड्स में और ऐसी कुछ कंपनीज देशों में, टैक्स हेवन कंट्रीज में, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई हुई थी, और वो उन्होंने बेचे। बेचने के बाद जब वो शेयर्स को खरीदकर बेचा ना, बेचने पर कैपिटल गेन का टैक्स लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, जबकि वोडाफोन ने कहा कि ऐसा टैक्स नहीं लगना चाहिए। कैसे लग रहा है टैक्स? हम तो टैक्स हेवन कंट्री है। तो क्या हो गया भाई, टैक्स हेवन कंट्री है तो टैक्स तो लगना चाहिए। तो पॉइंट ये बनता है कि अगर आप कैश यहां पर डिपॉजिट कर दो, यानी ब्लैक मनी, उस देश का ये व्हाइट मनी ही है, और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे नहीं, तो ये बात नहीं फर्क पड़ेगा कि पैसा कहां से आया। अब ये बैंक में पैसा डाला, और इस बैंक से इन्होंने क्या कर लिया? शेयर्स खरीद लिए रिलायंस कंपनी के। किसने खरीदे? कोई XYZ कंपनी जो कि केमैन आइलैंड्स की है। बताओ, यहां पे ये इन्वेस्ट करने पर 1000 करोड़ रुपए लीगल पैसे माने गए, तो आपका अब वो व्हाइट मनी बन चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार एसेट होल्डिंग लोग करते हैं। लिखो, एसेट होल्डिंग, एसेट होल्डिंग involves utilizing a trust or company full stop. The company or trust will be formed in one tax haven, in one tax haven, and will usually be administered, यहीं पे लिख देता हूं, be administered and resident in another,
समझ रहे हो ना? तो आपने मान लो एक ट्रस्ट खोल दिया, यहां पर क्या खोल दिया? ट्रस्ट। कहां पे? दूसरे देश में। इनको पैसा दे दिया, ठीक है। अब ये ट्रस्ट क्या करेगा? ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो भी पैसा ब्लैक मनी में दिया जाएगा ये लीगल माना जाएगा। द पॉइंट इज दिस। तो वो दूसरे टैक्स हेवन देश में आपने कंपनी खोल ली या फिर आपने ट्रस्ट खोल लिया और वहां से वो एडमिनिस्टर होगा एंड रेजिडेंट इन अनदर। यहां पर आप रेजिडेंट हो इंडिया के अंदर। समझ में आया ना? एग्जांपल आप समझ में आ रहा है? द फंक्शन इज टू होल्ड assets which may consist of portfolio of investment under management, trading companies या ग्रुप्स। या फिर कोई फिजिकल एसेट होल्ड कर लिया। फिजिकल एसेट जैसे कि कोई लैंड खरीद ली वहां पर केमन आइलैंड्स में, तो वहां पर टैक्स तो लगना नहीं है। क्या ही दिक्कत है? 1000 करोड़ भेजे, 1000 करोड़ की लैंड खरीद ली। ऐसे ही लोग करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? नेक्स्ट, ट्रेडिंग और अदर बिजनेस एक्टिविटी। ये भी एक तरीका है, ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। Many businesses which do not require a specific geographical location or extensive labor are set up in tax haven to minimize tax exposure। सही बात है। वो लोग बिजनेस ही सेटअप कहां करते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज में। Many of the businesses which do not require specific ज्योग्राफिक लोकेशन। अब तुम बोलोगे सर क्या क्या ज्योग्राफिक लोकेशन जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। सारा काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। रिलायंस अगर इंडिया में ना होता तो भाई साहब वो इंडिया में वो तरक्की कर ही नहीं पाता। उसका रीजन क्या है? इंडिया में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्योग्राफिकली उसको बहुत एडवांटेज है। आज इंडिया से कितना खरबों रुपए का माल एक्सपोर्ट होता है और खरबों रुपए का माल इंपोर्ट भी होता है। और इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर, क्योंकि हमारा सी कनेक्शन बहुत बड़ा है, सी कनेक्शन बहुत बड़ा है। कोलकाता चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, चेन्नई साइड पे, ठीक है, मुंबई चले जाओ, तो ये पोर्ट एरिया ऐसा है जिस पोर्ट एरिया में बहुत ज्यादा सी कनेक्शन है। और सी कनेक्शन होने की वजह से क्या है? हमारा बहुत सारा माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज ही है इंडिया की। अगर आपका कोई ऐसा देश होता ना जहां पर सी नहीं है, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज हो जाता है। जहां पर सी नहीं होगा तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां पे शिप्स नहीं पहुंच पाएंगी। शिप्स नहीं पहुंच पाएंगी तो क्या होगा? वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मुश्किल होगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर बाय एयर ही होगा, बाय एयर कॉस्टली होता है। मेनी ऑफ द बिजनेसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिनको ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं चाहिए और उनको लेबर भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आर सेटअप इन टैक्स हेवन, क्योंकि इधर लोग कम ही रहते होते हैं ऐसी कंट्रीज में। तो ये टैक्स हेवन कंट्रीज में रहते हैं टू मिनिमाइज टैक्स एक्सपोजर, ताकि इनको टैक्स ना देना पड़े। टू मिनिमाइज टैक्स एक्सपोजर। बट वही है ना, फिर ऐसे देश में आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। Perhaps the best illustration of this is the number of reinsurance companies which have been migrated to Bermuda over the years। reinsurance companies क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी को रीइंश्योर करती है। कल को इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो गया, मतलब कह दे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने की डेथ हुई और डेथ होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा ही नहीं है,
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए उस डर की वजह से री इंश्योरेंस करा के रखती है। मेरी बात समझ में आई? तो ट्रेडिंग एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज कई बार कंपनीज है ऐसी कंट्रीज में, ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कर लेते हैं ताकि उनका टैक्स एक्सपोजर कम से कम हो। और इसका एग्जांपल है कि बहुत सारी री इंश्योरेंस कंपनीज बरमुडा में माइग्रेट हो गई ओवर द इयर्स। क्या यह बात क्लियर है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज much of the economic activity in tax haven today consists of professional financial services such as mutual funds, banking, life insurance, pension. Generally, these funds are deposited with the intermediary in a low tax jurisdiction, and the intermediary then on lend or invest the money. Although such systems do not normally avoid tax in principal customer jurisdiction, it enables financial service providers to provide multi-jurisdictional products without adding or additional layer of taxation. आज एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो केमन आइलैंड्स या बरमुडा में काम खोलना चाहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं है। अब क्या होगा कि अगर आप उनको पैसा देते हो, वाइट में ही दे रहे हो आप, तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पर उनको टैक्स नहीं देना, और ना देने की वजह से आपको जो इनफ्लो देंगे ये लोग, वो ज्यादा देंगे। म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ जाएगा। कल को एसेट्स, म्यूचुअल फंड के एसेट्स एप्रिशिएट होते हैं, एसेट्स एप्रिशिएट होंगे तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा, और उसमें अगर टैक्स का चक्कर नहीं पड़ेगा तो एप्रिसिएशन अच्छी होगी। यही चीज म्यूचुअल फंड इंडिया में खुला होगा तो टैक्स का भी बीच में प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना? और उस वजह से मुझे जो रिटर्न देगी कंपनी, मेरे मतलब मुझे एज अ कस्टमर जो जिसने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा? कम, है या नहीं? तो इसी रीजन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की भी क्या फोकस है कि हमको काम कहां खोले? बाहर जाके। सो मेनी ऑफ द financial intermediaries such as mutual funds, banking, life insurance, etc. have opened their businesses in tax haven countries या tax haven territories. Generally, the funds are deposited with the intermediary in low tax jurisdiction. एंड इंटरमीडियरी, और वो जो म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस वाले इंटरमीडियरीज देन ऑन लैंड और इन्वेस्ट द मनी, और उसी पैसे को वो आगे क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट करने पर उनको टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो जिस देश में बैठे हुए हैं वहां पे वो टैक्स पे नहीं करते, और टैक्स कम होने की वजह से वो लोग क्लाइंट को यानी कस्टमर को ज्यादा रिटर्न दे पाते, है ना? इट enables financial service providers to provide multi jurisdictional products
विदाउट एडिंग एडिशनल लेयर ऑफ टैक्सेशन। भाई लेयर ऑफ टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, रिटर्न कम मिलेगा, है कि नहीं। और भी बहुत सारे लिखे देखे, काउंटर एक्टिंग हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस। नहीं अच्छा ये खत्म हो गया, अब ये काउंटर एक्ट है। काउंटर एक्ट मतलब ओईसीडी जो कि एक रिपोर्ट बनाती है हार्मफुल टैक्स कंपटीशन पे एंड हैड मेड 19 स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो काउंटर एक्ट का मतलब क्या है कि ये जो लोग कर रहे हैं ना ये काम, मेथड्स, ये मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए, उनको काउंटर एक्ट करना जरूरी है। काउंटर मतलब टू काउंटर these methods OECD has issued a report। तो उसके अंदर कुछ उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशंस दी हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में। अडॉप्ट कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन और इक्विवेलेंट रूल्स। कह रहा है आप फॉरेन कॉर्पोरेशंस, जो भी फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना है, मतलब उनको उनके रूल्स जो वहां पर है वैसे ही रूल्स यहां पर लगाने, टू काउंटर दीज मेथड्स। नंबर 2, कंसिडर फॉरेन इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग रूल्स। किसी प्रकार आपको कोशिश करनी है कि जो दूसरे देश में जो दूसरे देश में कंपनीज है या दूसरे देश की गवर्नमेंट है वो मदद दे आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, है ना। ये देखो, एंटर इनटू अ एक एग्रीमेंट में आओ, एंटर इनटू टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। TIEA। तो इस एग्रीमेंट में सबको बोलो कि भाई आओ, सारी कंट्रीज को बोलो कि ये एग्रीमेंट, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करो, हम आपकी मदद करेंगे। उनको लालच दो, तभी तो हमारे देश के जो मोदी जी हैं वो यही तो चाहते हैं कि भाई दूसरे देश में जाके एग्रीमेंट करवा रहे हैं ताकि वहां के देश के जो क्या कहते हैं टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपने आप ही आके हमें बता दे कि सर यहां से इतना पैसा आया। वैसे बताते नहीं है बट वो ये चाहते यही है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स वाइल मेकिंग पेमेंट टू ऑफशोर रेसिपिएंट्स। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स का क्या मतलब है बच्चों? विद होल्डिंग टैक्स का मतलब है जब भी कभी फॉरेन रेसिपिएंट को पैसा दिया जा रहा है उसका कुछ टैक्स विद होल्ड कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, जब ऐसा होगा ना तो दूसरे देशों में पैसा जाते वक्त ही टैक्स रोक लिया जाएगा। वाइल मेकिंग पेमेंट टू ऑफशोर। ऑफशोर मतलब इंडिया से बाहर रेसिपिएंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, वो सिमिलर बातें ही है। म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करे टैक्स अथॉरिटीज। म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज इन रिकवरी ऑफ क्रॉस बॉर्डर क्लेम्स। जब भी कोई दूसरे देश के साथ टैक्स का क्लेम हो वो क्लेम को रिकवर करने के लिए एक दूसरे की क्या की जाए, मदद की जाए। इज दैट क्लियर? और अगर ये सब चीजें होंगी तो कोई भी पर्सन टैक्स को चोरी नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो
अगर कोई बाहर के देश में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होने जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स होने चाहिए। दूसरे देश में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस देश के भी क्या होना चाहिए? रूल्स। फॉर्मुलेशन एंड एडॉप्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, यही तो टॉपिक है, इसी के बारे में तो पढ़ना है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें टैक्स हेवन कंट्री में को क्यों पढ़ना पड़ा पहले टैक्स हेवन के बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि टैक्स हेवन ही वो रीजन है कि हमें ट्रांसफर प्राइसिंग करनी है। ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है वो अब आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी थियोरेटिकल थी, बट मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, मजेदार होगी ट्रांसफर प्राइसिंग की टैक्स हेवन टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।